बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी जा रही होगी। ऑडिट के बारे में अब आके एम्बिग्विटीज़ कम हो गई होंगी, एम्बिग्विटीज़ कुछ रिड्यूस हो गई होंगी। समझ आ रहा है जी आपको? अब आपको थोड़ा सा ये फीलर आ रहा है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी थी अब उनकी एप्लीकेशन हो रही है। पहले जनरल बातें थी, अब उन जनरल बातों के ऊपर हम उसको एक्चुअली अप्लाई कर रहे हैं। तो अब बेसिकली हमारे पास जो डेटर्स का एरिया है उसकी रीडिंग कंप्लीट करके फिर वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के ऊपर हम फोकस करेंगे। उसके ऊपर फिर 2 क्लासें हम रखेंगे सिर्फ डेटर्स के क्वेश्चंस के ऊपर। तो डेटर का जो एरिया हफ्ते में कंप्लीट हो रहा है, 7 डेज में सिर्फ डेटर का एरिया कंप्लीट हो रहा है। आप जस्ट इमेजिन करें 7 लेक्चर्स में। अब आते हैं जी के रिजल्ट्स ऑफ द कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन के जो जवाब आए उनको किस तरह से मैनेज करना है। पहली क्लास है, पहले किधर थे? तो फिर आप क्यों आए हो? आना पड़ रहा है। क्या चीज? तो भाई तुम्हें क्या समझ आएगा? आज तुम मिड वे क्लास में आ गए हो, पिछले 5 दिन हमने कुछ और पढ़ा है, आप रीडिंग कर रहे हैं हम सिर्फ। चलो अल्लाह बेहतर करे जी इंशाल्लाह। देखिए रिजल्ट ऑफ बैलेंस कंफर्मेशन है। जब आपने कंफर्मेशन भेजी उसका जवाब आया, जवाब में था कि भाई ठीक है बैलेंस एग्री करता है। इफ बैलेंस एज पर कंफर्मेशन इज रिसीव्ड देन ऑडिटर नीड नॉट टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। बैलेंस कंफर्मेशन रिसीव भी हो गई और बैलेंस एग्री भी करता है, यानी 100 रुपए की कंफर्मेशन थी, 100 रुपए का जवाब भी आ गया, तो आगे फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर क्लोज कर दे, एंड कर दे। दूसरे नंबर पे आता है बैलेंस नॉट एग्रीड। वो हमने डिस्कस किया था कि आपने कंफर्मेशन भेजी 100 की, उसने आगे से जवाब 80 का दे दिया या 120 के दे दिया, तो उसमें टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं। In such case, auditor will request management to analyze replies and make reconciliation for the items. क्या करें? वो जवाब देखें, उसके ऊपर क्या बनाए? Reconciliations बनाए। That may have arisen due to the timing difference, जिसमें invoices, credit notes or cash may be recorded in the accounts of one party, the customer or the client entity, but not yet recorded by the other party. यानी किसी एक पार्टी ने अपने इवेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया है और दूसरी पार्टी ने उसके ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग नहीं की, तो वो उसके डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब इसके ऊपर अब इसके ऊपर हमने पूरी डिस्कशन की थी कि जो आपकी रिकंसिलिएशन बनती है उस रिकंसिलिएशन की हम मैथमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करते हैं। उसमें जो सेल्स होती हैं उसको सेल्स के जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वहां से जाके चेक करते हैं, जो रिकवरीज हुई होती हैं उनको रिकवरीज को बैंक स्टेटमेंट में जाके देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल पूरा ड्राफ्ट हो सकता है कि अगर कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन का जवाब आया लेकिन उसमें बैलेंस डिफरेंट था, अब आप अपने प्रोसीजर डिजाइन करें, आप इसको किस तरीके से डील करेंगे। तो ये तो बेसिक 2-3 नंबर के लिए इनफ है, लेकिन अगर यही सवाल आपको 6 से 7 नंबर का आ जाए तो फिर आप उस रिकंसिलिएशन के प्रोसीजर्स को भी अप्लाई करेंगे। अगर बिलफरज पेपर में आपको रिकंसिलिएशन के प्रोसीजर भूल जाए, हो सकता है ना भूल जाए, फिर आपने फौरी तौर पे बीआरएस के प्रोसीजर्स इनमें लेके आ जाने हैं। कैश एंड बैंक में हमने बीआरएस के प्रोसीजर पढ़े थे, उसमें भी सेम इस तरह से ही रिकंसिलिएशन बनती है। एक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट होती है और एक बैलेंस एज पर जीएल होता है, और दरमियान में कुछ एरर्स होते हैं और कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं। तो आपने ज़हन में ये रखना है, जहां पे जीएल है वहां पे इधर भी जीएल है, वहां जहां पे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था यहां पे बैंक कंफर्मेशन का बैलेंस है। फिर वहां पे क्या था? अनप्रेजेंटेड चेक, यहां पे क्या? सेल्स। वहां पे क्या था? अनक्रेडिटेड चेक, यहां पे क्या होगा? रिकवरी। वहां पे था आपका कुछ कैश बुक एडजस्टमेंट सी एरर थे, यहां पे भी कुछ एरर हो सकते हैं। तो आपको ज़हन में फौरी तौर पे बीआरएस के प्रोसीजर आ जाने चाहिए, और बीआरएस की बेस के ऊपर आपको सेल और रसीट और बैलेंसेस विद पार्टी, यानी कि उसी प्रोसीजर को आप तोड़ मोड़ के यहाँ के प्रोसीजर भी आसानी से बना सकते हैं। अब इसलिए मैं आपको जो प्रोसीजर कराता हूँ वो इसलिए कराता हूँ कि आप उसको किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे अप्लाई ना करें, बल्कि जहाँ जहाँ पे भी आपको उन प्रोसीजर्स की जरूरत पड़े आप उस प्रोसीजर्स को आसानी से क्या कर सकें? अप्लाई कर सकें। पेपर में बैठे हुए कंफ्यूज नहीं होना। कोई चीज़ नहीं आती कोई मसला नहीं, ऑडिट का नॉलेज आपके सामने मौजूद है, आपको उसके मिलते जुलते जो चीज़ नजर आ रही है ना उसके मुताबिक अपना क्वेश्चन पूरा करके आए, छोड़ के कुछ नहीं। बेटा ये अगर नहीं पता चलता क्वेश्चन क्या कर रहा है तो फिर कुछ हमें पढ़ने में गलती हो सकती है, हमें कोई चीज़ समझने में गलती हो सकती है, कुछ हमारे नॉलेज और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में गलती हो सकती है, और इन सारी गलतियों के ऊपर हम शायद जज्बाती होके तेजी तेजी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ठीक तरीके से नहीं पढ़ते। ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को 2 से 3 दफ़ा पढ़ें तो उसके बाद चीज़ आपको समझ आ जाती है। रट्टे के नंबर नहीं होते, रट्टा लगाना भी नहीं है, आते ही नहीं है रट्टा। आपने कॉन्सेप्ट्स की बेस पे चलना है। मैं कह दूं आप रट्टा लगाएं, मुझे बताएं अभी तक किसी चीज पे रट्टा लगाने की जरूरत है आपको? फिर अब वो जो बच्चे कहते हैं ऑडिट में रट्टा 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 रट्टा, मुझे बताएं कहाँ रट्टा है?
कहीं पे भी रट्टा नहीं है। ये सारी बातें क्या कॉन्सेप्चुअल हैं। अब देखो ना, वो कल तुम्हारी वाली एग्जांपल क्या थी, फूफो की एग्जांपल किससे लिंक की थी आपने? हाँ, कंफर्मेशन का जवाब आए या ना आए, उस कर किसी एग्जांपल लिंक की थी? तुम्हारे वो जो मामलात हैं उनकी एग्जांपल हमने कर दी थी। वैसे मैं तो कहता हूँ कि मैं इनको कहूँगा कि इसमें से वो छोटा सा क्लिप निकाल के ना फेसबुक पे लगा दें, और मैं फिर पूरी क्लास से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्लिप प्लीज़ शेयर करें लड़के के नाम के साथ, लड़के की तस्वीर के साथ, ताकि फुफो कहीं ना कहीं उसको देख लें। और फुफो जो है ना, वो इतनी 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 उनको सिंपैथी आए कि मेरा भतीजा इतना अच्छा है कि फुफो को इतना मशहूर किया हुआ है कि फुफो खुद कहें कि बेटा तू मेरा ही बेटा है। ठीक है जी, आगे चले जी। नो रिप्लाई रिसीव्ड, अगर कंफर्मेशन का जवाब ना आए फिर क्या करेंगे? इफ ऑडिटर हैज नॉट रिसीव्ड रिस्पांस टू द बैलेंस कंफर्मेशन देन ऑडिटर विल परफॉर्म द अल्टरनेटिव प्रोसीजर। अब वो नीचे दोनों प्रोसीजर लिखे हुए, अगर आपके रिसीवेबल का बैलेंस है फिर क्या प्रोसीजर लगाएंगे, अगर अकाउंट पेबल का बैलेंस है तो फिर आप क्या प्रोसीजर लगाएंगे। लेकिन इसमें फिर आपने फिर अगेन अपने माइंड में वो मैप पूरा याद रखना है। कंफर्मेशन का जवाब नहीं आया तो क्या पॉजिटिव कंफर्मेशन थी या नेगेटिव कंफर्मेशन थी? अगर नेगेटिव थी तो फिर फर्दर प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पॉजिटिव कंफर्मेशन थी तो फिर क्या करेंगे? फॉलो अप करेंगे। अगर फॉलो अप का रिस्पांस नहीं आता तो फिर क्या करेंगे? अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएंगे। फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स, अब ट्रेड रिसीवेबल के क्या अल्टरनेटिव होंगे? एग्जामिन स्पेसिफिक सब्सिक्वेंट कैश रसीट्स इंक्लूडिंग मैचिंग सच रसीट विद द एक्चुअल आइटम बीइंग पेड। जाहिर बात है, जो रसीट आएगी मैं उसको किसी इनवाइस के साथ मैच कराऊंगा, किसी बैंक स्टेटमेंट से मैच कराऊंगा, तो वो क्या वाकई ही बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड जीएल ऑफ डेटर के क्रेडिट साइड के साथ मैच करती है या नहीं करती। और उसमें फिर क्या है जी? शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। अब उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है उसे क्या कहते हैं? टोटल एक्सपोजर माइनस द अमाउंट सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड। व्हाट इज द नेट एक्सपोजर? तो नेट एक्सपोजर किस तरह से बनता है? नेट एक्सपोजर में क्या होता है? पहले क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है, उसमें से जो रिकवरी हो गई वो माइनस कर दी, आप पीछे रिमेनिंग क्या है? वो नेट एक्सपोजर क्या है? वो इसमें जो रह चुका है, जो रह चुका वो क्या है? मतलब अभी इसमें फर्दर वो सेल्स हैं। जो रह गया वो क्या है? सेल्स का बैलेंस है। तो आप सेल्स की हुई हैं तो सेल्स को टेस्ट करेंगे। फिर क्या कहते हैं जी? आपको शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को देखें एंड सेल्स नियर द पीरियड एंड को देखें। आर अदर क्लाइंट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द असर्शन। ये अल्टरनेटिव प्रोसीजर है। यानी आपने पहले क्या देखना है? सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देखनी है। सब्सिक्वेंट क्लियरेंस के बाद जो नेट एक्सपोजर बच जाता है, उस नेट एक्सपोजर के ऊपर आपने सेल्स की डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना है। जारी बात है, मैंने अगर 100 रुपया देना है, 100 में से 20 दे दिए हैं तो 80 तो नहीं दिए ना मैंने। अब 80 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 80 अनपेड सेल इनवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। 80 जो होगा क्रेडिट नोट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो नेट एक्सपोजर का बैलेंस जिस तरीके से बनता है, उसमें जो जो आइटम मौजूद हैं उसको जाके टेस्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि फेक सेल है या नहीं है। अब उसी में फिर हमने अब यहां पे भी एक पूरा सवाल आ सकता है 8 से 10 नंबर का। वो सवाल क्या होगा कि आपने फॉर एग्जांपल डेटर्स के ऊपर पहले तो बताया सब्सिक्वेंट आपका अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे। फिर वो साथ ये भी कह सकता है कि अगर आपको क्या ऑडिट रिस्क होगा वो आइटम देखते वक्त, यानी कि आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर को रिव्यू करते वक्त क्या रिस्क होंगे, तो बताएं क्या रिस्क हैं जी? जी एक मिनट मौली साहब बताओ। फेक सेल इनवाइसेस हो सकती हैं। और क्या रिस्क है जी? क्लास ली होती तो चीजें आती होती। हाँ जी आप बताओ और क्या रिस्क हो सकता है? भाई मेरे अल्टरनेटिव प्रोसीजर डेटर के ऊपर परफॉर्म करने हैं। अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त क्या रिस्क होने चाहिए? क्या प्रॉब्लम हो सकती है अल्टरनेटिव प्रोसीजर के अंदर? क्या चीज? डिस्प्यूटेड डेटर्स हो सकते हैं। वेरी गुड। फेक सेल इनवाइसेस के थ्रू बैलेंस बिल्डअप हुआ है। वेरी गुड। और कस्टमर ए की तरफ से कस्टमर ए की रिकवरी आई है, उस रिकवरी को मैं गलत किसी और डेटर के अकाउंट में अप्लाई कर दूं। देखो बेटा ये चीजें पता होनी चाहिए ना, पेपर में सवाल आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता सवाल? अगर आपको प्रोसीजर पता है तो प्रोसीजर पता होना चाहिए कि क्यों प्रोसीजर लगा रहा हूं या इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। भाई तुमने पैसे देने थे, तुमने पैसे दे दिए, मैंने उन पैसों को इसके अगेंस्ट अप्लाई कर दिया क्योंकि इसका पुराना बैलेंस था। मैंने कहा इसकी रिकवरी को इस बैलेंस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो ताकि ये पुराना बैलेंस बुक्स में से निकल जाए। हालांकि वो किसका बैलेंस है? कस्टमर ए का। कस्टमर बी के अगेंस्ट अप्लाई नहीं हो सकता। ये बात समझ आई आपको? फिर दूसरी बात क्या है कि जो नेट एक्सपोजर की अमाउंट है वो उसका फेक सेल की वजह से हो। अब वहां पे फेक सेल है, वो एक्चुअली तो रिकवरी नहीं होनी, पुराना डेटर है। फिर जो इनवाइसेस हैं
जब आप एक्सपोजर एनालिसिस कर रहे हैं तो इनवाइस की डेट देखें, तो कोई अनरिकवर्ड इनवाइसेस हो सकती हैं, उसमें फिर वही बात है डेट डिफॉल्ट का रिस्क हो सकता है कि हो सकता है कि आपको अमाउंट्स वो रिकवर ही ना हो। ये बात समझा गई आपको? डेटर के केस में सब्सिक्वेंट कैश रिसीट्स की बात होती है, तो क्रेडिटर के केस में क्या होगा? सब्सिक्वेंट कैश पेमेंट की बात होगी। अच्छा, डेटर के केस में सेल्स इनवाइसेस एक्सपोजर के तौर पे यूज होती हैं, क्रेडिटर के केस में क्या होगा? परचेज इनवाइसेस। तो आज अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होगा? सेम। डेटर के लिए कैश रिसीट और सेल्स, और क्रेडिटर्स के लिए कैश पेमेंट और परचेज। जब परचेज और कैश पेमेंट को टेस्ट कर लेंगे तो आपका अल्टरनेटिव प्रोसीजर हो जाएगा। डेटर्स में आप रिसीट को और सेल इनवाइसेस को टेस्ट कर लेंगे तो आपका अल्टरनेटिव प्रोसीजर हो जाएगा। आप ज़हन में आपके रिस्क होना चाहिए। देखें, आपको मैं यहां पे रट्टा तोता नहीं बनाना चाह रहा, मैं सही बता रहा हूं आपको। आने वाले दौर के अंदर सीए प्रोफेशन वो चीज होने वाली है जिसमें ये ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं ठीक जनरल आपको बात बता रहा हूं, कुछ अरसे के अंदर ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है ये जीरो हो जाएगा। ये जो नॉर्मल आप तरीके से पढ़ते हैं ना चीजों को, ये अगर जीरो ना हुआ तो आपने मुझे पकड़ लेना कि विद इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स आप फाइनल में होंगे, सीए फाइनल में होंगे। और ये जो वे ऑफ टीचिंग है, जो रट्टे को प्रमोट किया जाता है, जो रट्टे को बहुत ज्यादा कहा जाता है कि रट्टे के बगैर आप सीए पास नहीं कर सकते, स्पेसिफिक गेस्ट पेपर्स की बात होती है। मैं इवन खुद जानता हूं, कई टीचर कई जगहों पे जानता हूं, कई लोगों को जानता हूं जो बच्चों को एक स्पेसिफिक गेस्ट पेपर्स बना के दे रहे होते हैं। एमसीक्यूज के गेस्ट पेपर्स होते हैं, क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर्स होते हैं। भाई ये सारी चीजें माइनस हो जानी है। अब आने वाले दौर में जो पेपर आएगा वो इंतहाई डिफिकल्ट और इंतहाई डिफरेंट होगा, क्योंकि जो अब बेसिकली आई कैप की गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो इस वक्त काम कर रहे हैं, दे आर टू कॉम्पिटेंट पीपल। क्योंकि मैं उनके साथ एक मीटिंग करके आया और मुझे उनका विजन समझ आया कि वो चाह क्या रहे हैं। अगर वो अपने विजन के मुताबिक चलते रहे तो सीए प्रोफेशन वाकई चेंज हो जाएगा। और ये जो आपका ट्रेडिशनल वे ऑफ है ना, ये बच्चे बार बार कहते हैं क्या याद करें क्या ना करें, इसको रट्टा लगा ले, इसको ना रट्टा लगाएं, ये सारी चीजें जीरो हो जाएंगी। नहीं जी, अकाउंट रिसीव अकाउंट पेबल है जी, एग्जामिनेशन सब्सिक्वेंट कैश डिस्पर्समेंट, वहां पे कैश रिसीट थी। आर करस्पॉन्डेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टीज, वही बात है कि सप्लायर की स्टेटमेंट्स भी मिल जाती हैं। एंड अदर रिकॉर्ड सच एज रिसीविंग रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट दैट द क्लाइंट रिसीव फ्रॉम वेंडर्स प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर द कंप्लीटनेस असर्शन, कि बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन है परचेज के और जो पेमेंट के डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको सब्सिक्वेंट जो आपके अल्टरनेटिव प्रोसीजर होते हैं उसके अंदर आपको हेल्प आउट करते हैं। जी बिल्कुल है। अनयूजुअल इंक्रीज इन सेल जो है बेसिकली वो उसका करस्पॉन्डिंग फैक्ट कहां पे गया होगा? डेटर्स में गया होगा, तो फ्रॉड इस फैक्टर है। अगर कोई उसमें आपके पास कोई एविडेंस नहीं है किसी चीज के बारे में तो आप उसको फिर क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे। जाहिर बात है, देखें अगर कोविड के दिनों की बात की जाए तो मास्क की सेल बहुत ज्यादा बड़ी थी। अब वो अनयूजुअल इंक्रीज था ड्यू टू द सर्टेन इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इश्यूज, लेकिन वो क्या था? वो जेन्युइन था। अब उसमें सेल्स बढ़ी हैं। अब फॉर एग्जांपल वही पैटर्न अगर 2-3 साल से आगे भी चलता जाए तो वो चीज नहीं होगी। वही जो मास्क पहले 100 रुपए का मिलता था वो 5 रुपए भी कोई नहीं लेता, 10 रुपए का भी कोई नहीं लेता कोई। तो क्या है, वही सेल की डिमांड अब कम हो गई है, वो चीजें कम हो गई हैं। अब भी अगर वही कंपनी ज्यादा सेल शो कराती है तो फिर आप उसको फौरन तौर पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई ये रीजन क्या है, क्यों प्रॉब्लम है ये वाली। ये फ्रॉड इस फैक्टर्स को आपका जो है वो प्रॉम्प्ट करती है और उसको आपको कहते हैं कि आपको फ्रॉड इस फैक्टर्स को अच्छे तरीके से कंसीडर कर लेना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है जी। फिर आगे ये ईसीएल के प्रोसीजर है। कल को बच्चा कह रहा था कि हमारे सिलेबस में नहीं है, वो मुझे दिखाओ यार कहां पे था एस्टिमेट वाली बात। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है, पढ़ लीजिएगा, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक प्रोसीजर कॉमन है। आपको मैंने एस्टिमेट के प्रोसीजर जनरल समझा दिए हैं, आप उसको दे लीजिएगा। पढ़ना तो अभी लेते हैं। रिव्यू द कंपनी प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग द इररिवोकेबल एंड डाउटफुल रिसीवेबल। वहां पे क्या था? वहां पे इन्वेंट्री का प्रोसीजर था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर किसका प्रोसीजर था? इंपेयरमेंट का था। तो यहाँ पे क्या था? रिव्यू द कंपनी प्रोसीजर। प्रोसीजर तो एक ही है,
कंपनी के प्रोसीजर को रिव्यू करें कि कंपनी किस तरह से डाउटफुल डेट को आइडेंटिफाई करती है, कंपनी किस तरह से एनआरवी ऑफ द इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करती है, कंपनी किस तरीके से अपने इंपेयरमेंट को आइडेंटिफाई करती है, कंपनी किस तरीके से डेफर्ड टैक्सेशन की जो एस्टिमेट होता है उसको आइडेंटिफाई करती है। ऑब्टेन एजिंग ऑफ द ट्रेड डेट्स एंड चेक एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ एजिंग, दिस इज IPE, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी। ये चीज क्या थी, यहां पे एजिंग है तो जो आपका इन्वेंट्री था उसमें क्या था, स्टॉक रिपोर्ट थी, आपके कॉस्ट की डिटेलें थी, सब्सिक्वेंट सेल प्राइसेस थी। अगर यहीं पे बात की जाए आपके जो इंपेयरमेंट के केस में, तो वहां पे क्या था, कैश फ्लो का डाटा था, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी। अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को इंश्योर कर रहे हैं। फिर रिलायबिलिटी के ऊपर एक प्रोसीजर था कि जिस सिस्टम से ये इंफॉर्मेशन निकली है उस सिस्टम की भी रिलायबिलिटी को टेस्ट कर लिया जाए। तो बात सारी यहां पे सेम कवर हो रही है। आइडेंटिफाई लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस एंड इंक्वायर मैनेजमेंट फॉर रीजनिंग ऑफ नो रिकवरी। तो यहां पे आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस की क्या मांग रहे हैं, लॉन्ग एजिंग मांग रहे हैं, कितने पुराने डेटर्स हैं, वहां इन्वेंट्री की एजिंग हम मांग रहे थे, यहां पे एजिंग किसकी मांग रहे हैं, डेटर की। वहां पे एनआरवी ऑफ द इन्वेंट्री का इशू था, यहां पे रिकवरी का, डेटर की रिकवरी का इशू है। Review any correspondence of the client company with customer, liar and collection agencies that deal with the unpaid or disputed balances. ये सेम काम जब मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन ना भेजने के लिए कहती है तो उसका ये करते हैं आप। अब ये काम जहां पे क्यों कर रहे हैं कि हमें जिस तरह से हम क्वेश्चन उस दिन कर रहे थे तो उसमें कहा था कि कंपनी को सिर्फ 25% रिकवरी होगी, तो इसका मतलब क्या है कि 75% रिकवरी नहीं होगी। वो किसने बताया था, कंपनी के लायर ने बताया था। तो जब कंपनी के लायर से हमने पूछा तो उसने हमें बता दिया कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप उसके मुताबिक अपनी प्रीमियम को बुक कर सकते हैं। Review working of the ACL model along with check reasonableness of the assumption used. For example, GDP, unemployment rate, CPI। ये मैंने आपको जो दिन बातें की थी कि अगर क्रेडिट कार्ड आपने लिया हुआ है और क्रेडिट कार्ड में फॉर एग्जांपल मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, मरने कितने लोग मरते हैं, तो 30 साल की उम्र तक 1% है, 30 से 40 तक 2% है, 40 से 50 तक 3% है, 50 प्लस के ऊपर 4% है और 60 प्लस के ऊपर 10% है। अब ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक फ्यूचर का फैक्टर है। इस तरह से मैंने कहा था अगर फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो रिकवरीज कम हो जाएंगी, सारी बात लोगों के पास नहीं होगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रिकवरीज कम हो जाएंगी, अगर जीडीपी कम होगी तो आपकी फिर भी रिकवरीज कम हो जाएंगी। तो आप इनके जो इंपैक्ट्स हैं, इनके जम्पशन को अपने पास उसमें ऐड करें, उसकी बेस के ऊपर क्या निकालें, आप अपनी प्रीमियम निकालें। फिर मैंने रोल रेट के बारे में आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होती है, एज लेटर बना के दिखाई थी कि ये बैलेंस फॉर 100 था, 100 से 80 हो गया, 80 से 20 हो गया, 20 से 0 हो गया। तो ये 4 महीनों में जाके मेरा बैलेंस रिकवर हुआ है, तो इस पूरे के ऊपर मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है वो कैलकुलेट करते हैं। और एंड फर्दर फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स, वही कि फ्यूचर में ये फैक्टर्स किस तरह से अप्लाई होंगे, उसकी वजह से मेरी प्रीमियम पे क्या इंपैक्ट आएगा। याद करना, कल नहीं करना तो कोई मजबूरी और इमरजेंसी इस पर नहीं है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। Obtain expert opinion of firm specialist to ensure the reasonableness of the working of ACL। जाहिर बात है इसमें जो स्टैटिस्टिकल टूल यूज होते हैं, जब ये हम इसकी बात करते हैं जीडीपी की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, सीपीआई की, तो इसको किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल यूज होते हैं। वैसे चेक मॉडल है जिस तरह से, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, या आपका जो कुछ और भी टूल्स होते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। तो ये बेसिकली जो आपके मेथड्स होते हैं ना, ये आप बीइंग अकाउंटेंट आप स्टैटिस्टिशियन नहीं होते, आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट की ओपिनियंस ले लेते हैं और अपनी वर्किंग एक्सपर्ट को थ्रू रिव्यू करवा लेते हैं कि हमारी वर्किंग ठीक है या नहीं है। चेक द रीजनेबलनेस ऑफ ECL मॉडल अलॉन्ग विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विद रिक्वायरमेंट ऑफ द IFRS 9। तो जो हमारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है हम उसको जाके IFRS 9 की रिक्वायरमेंट से देख लें और बाकी मॉडल को भी देख लें। तो आज जाके देखें कितनी बातें हैं, वही डाटा, अजम्पशन, मेथड, फिर उसके बाद आपके जो डाटा के ऊपर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी है, अजम्पशन की रीजनेबलनेस है, फिर वो जो सोर्स डाटा है उसमें एजिंग भी आती है। अब ये बातें सारी एक तरह की हैं, बेस प्रोसीजर आपके ज़हन में होना चाहिए, पेपर में आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। लिखे हुआ बेशक है कि आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस है, लेकिन मैं बताऊं 2, 4, 5 नंबर का सवाल टेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं होती, आ ही जाता है। करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहते आप छोड़ दें इसको। लेकिन ये टॉपिक इधर से तो कंप्लीट हो गया, अगर बुक में कोई चीज़ एडिशनल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। रेमिटेंस एडवाइस होती है, फॉर एग्जांपल आपने मुझे पैसे भेजे हैं तो आपने साथ कोई रेमिटेंस एडवाइस भी भेजी होगी, बैंक की स्लिप भेजी होगी, तो क्या है, रेमिटेंस एडवाइस है। इरिकवरेबल अमाउंट के ऊपर कंफर्मेशन बिल्कुल हो सकती है अगर डिस्प्यूटेड बैलेंस ना हो। अगर डिस्प्यूटेड बैलेंस नहीं है वैसे इरिकवरेबल है, कस्टमर पैसे मतलब कस्टमर की फाइनेंशियल हेल्थ ही नहीं है पे करने वाली, तो फिर कंफर्मेशन के थ्रू आ जाएगा, लेकिन उससे वैल्यूएशन नहीं कंफर्म होगी, एग्जिस्टेंस तो कंफर्म हो जाएगी। वैल्यूएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम बुक करनी पड़ेगी। जी आप इसके क्वेश्चंस पे आ जाएं जरा।
जी बा कर लो यार फिर नहीं आपकी किस्मत है, मैंने लास्ट टाइम में शायद ये क्वेश्चन कराया था तो वो ओपन ही हुआ है। ले जी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सवाल है, बाई चांस वो ओपन हुआ है तो इसको कर लेते हैं। फ्रेश डेयरीज लिमिटेड का क्वेश्चन जी, रिक्वायरमेंट क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स, यहां पे कुछ कैटेगरीज ऑफ कस्टमर हमारे पास मौजूद हैं। डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सेंडिंग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, हम इनको नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, आप वो देखें कि भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। यू आर करंटली इन प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट ऑफ द फ्रेश डेयरीज लिमिटेड for the year ended 31st December 2016. The information available to you in respect of the company data include the following: डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं? 20, यानी 20 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उन 20 के अगेंस्ट हमारा 30.5 मिलियन का बैलेंस मौजूद है और परसेंटेज ऑफ कंफर्मेशन कस्टमर हु कंफर्मेशन द बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर, यानी कि हम जितने जो कंफर्मेशन भेजते हैं उसका जवाब कितने % लोग देते हैं, तो ये एक्सेप्शन रेट को यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पे बताएं 20 कस्टमर्स हैं, मेजर बैलेंस है, आपने डिसीजन करना है इस दफा नेगेटिव भेजनी है या नहीं भेजनी, उसके लिए पैरामीटर्स ने आपको बता दिए। होलसेलर्स हैं 2250 नंबर ऑफ होलसेलर्स हैं, 12.750 इनका हमारा बैलेंस है और 70% इसका हमारा रिकवरी रेट है, यानी कंफर्मेशन हमारी 70% आ जाती है। रेस्टोरेंट्स के केस में 12 रेस्टोरेंट है, 20 मिलियन का बैलेंस है और 83% का आपका यहाँ पे एक्सेप्शन, 83% आपके लोग आपको रिप्लाई दे देते हैं। इंडिविजुअल कस्टमर है 5700 है, 9.8 मिलियन का इनका बैलेंस है और 20% इनकी कंफर्मेशन रिसीव होती है, बाकी 80% लोग इसमें कंफर्मेशन नहीं देते। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपके ज़हन में क्या बात सबसे पहले आएगी? सबसे पहले क्या आना चाहिए? मटीरियलिटी तो नहीं, जरूरत नहीं यहाँ पे मटीरियल। देखें 4 कंडीशंस हैं, वो 4 कंडीशन आपने अपने पास लिख लेनी है, उस 4 कंडीशन के ऊपर हर एक को आपने इवैल्यूएट कर लेना है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं, पहली कंडीशन उसमें ये होती है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन विद स्मॉल अमाउंट्स, तो वो तो इस पहले में तो वो क्राइटेरिया ही 0 हो गया। ये क्या है? स्मॉल नंबर विद लार्ज बैलेंस, तो इस केस में तो जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म कंफर्मेशन नहीं जा सकती। अब इस तरह के सवालों को हल करने का तरीका क्या होता है? आप सबसे पहले नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने का जो क्राइटेरिया है उसको लिख लो। फॉलोइंग आर द कंडीशन व्हेन जी सोल्यूशन में 4 कंडीशन सबसे पहले आप लिख लें कि ये 4 कंडीशन हो तो सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं। एक जर्नल आप शुरू में पूरा अपना पैराग्राफ ड्राफ्ट कर लें, जब रिस्क का मटेरियल स्टेटमेंट आपका लो हो या फिर उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन विद स्मॉल बैलेंसेस हो, लो एक्सेप्शन रेट हो, और क्या था चौथी? रिस्क ऑडिटर वेयर नहीं है कि कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस का कंफर्मेशन हमें रिसीव नहीं होगी। ये 4 आपके क्राइटेरिया लिख लिया आपने। अब 1 by 1 चलते जाएं। होलसेलर्स हैं 2250 हैं, ठीक है जी। लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वे स्मॉल बैलेंसेस हैं, लेकिन यहां पे 70% है। 70% हमारा क्या है? 70% हमारी रिसीट हो जाती है, कंफर्मेशन रिसीव हो जाती है। अब यहां पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा दोनों तरीकों से। आप कहेंगे कि पहली कंडीशन जो है कि लार्ज नंबर विद स्मॉल अमाउंट्स, ये तो शायद किसी हद तक यहां पे कवर होता है। दूसरे नंबर पे आप कहेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हमें देखना पड़ेगा। अगर तो इस सिचुएशन के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट भी लो है और ऑडिटर ये समझता है कि जो 30% का एक्सेप्शन रेट है इट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, तो फिर क्या भेज सकते हैं? नेगेटिव कंफर्मेशन। लेकिन ये एक ओपन एंड क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर उसने ये नहीं बताया कि 70% जो है रिकवरी ये मेरे लिए सफिशिएंट है या नहीं है, ये जजमेंट का एलिमेंट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे although but in the other circumstances, although the number of customers are too much with less balances, but if auditor consider that 70% या 30% exception is not acceptable, तो फिर उस केस में नेगेटिव कंफर्मेशन हम नहीं भेज सकते। नहीं, होलसेलर के केस में आपको मेरे मुताबिक दोनों तरीकों से लिखना चाहिए। क्या जी? कहां पे दिया मटेरियलिटी? नहीं, अगर देखें कि 12750 का
30% और उसको नेट प्रॉफिट पे डिवाइड करें तो वो 5 है हमारे पास की नेट प्रॉफिट? बैलेंस होगा। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है ना, अगर हो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो तुम्हारी डायरेक्शन कमाल है, सही बता रहा हूं, मतलब ये सार्केस्टिक वे में नहीं कह रहे, तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो, लेकिन यहां पे इसका इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जब अवेलेबल नहीं है तो फिर इसको ओपन एंड कंसीडर करो। आप करो कि 30% है ना आप सिंपल ये कर सकते हैं कि 12,750 का 30% ले कितना आता है? 3825 आता है। 3825 को डिवाइड करें 73450 को, 5.21 यानी कि हमारे पूरे डेटर का 5% तकरीबन हमें कंफर्मेशन नहीं आते। ठीक है, अब अगर वो मटेरियल है तो उसका लिंक आता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इतना आगे की ना सोचो, पेपर में बैठ के सोचना। यहां पे आप दोनों तरीकों से करके आए कि अगर बाकी तो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन रेट वाला क्राइटेरिया के ऊपर प्रॉब्लम है। अगर तो 30% का एक्सेप्शन रेट ऑडिटर के लिए एक्सेप्टेबल है तो फिर उस केस में पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं। लेकिन अगर ऑडिटर से ये समझता है कि 30% का जो एक्सेप्शन रेट है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर उस केस में हम कौन सी कंफर्मेशन भेजेंगे? पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजेंगे। पहले के केस में कौन सी भेजेंगे? नेगेटिव नहीं भेज सकते, पॉजिटिव जा सकती है। रेस्टोरेंट्स हैं 12 हैं, 20.40 है, 83% है, लेकिन आपने पूरा आर्गुमेंट बनाना है, क्योंकि ये आपका स्मॉल नंबर विद हाई अमाउंट्स। दूसरी बात क्या है? ऑल दो एक्सेप्शन रेट इज लो, ऑल दो एक्सेप्शन रेट इज लो, लेकिन क्योंकि ये चार कंडीशन मीट इकट्ठा होना जरूरी है, उसमें से एक कंडीशन से मीट नहीं किया तो यहां पे नेगेटिव कंफर्मेशन आपकी नहीं जा सकती। जी देखिए, आपने ज्यूम बेटा, मैं तो नॉर्मली जो एक्सेप्शन रेट को एक्सेप्टेड होती है वो 10 से 15% की आप कह लें कि प्रैक्टिकली हम 10 से 15% को कहते हैं कि एक्सेप्शन रेट एक्सेप्टेड है। अब अगर देखें फॉर एग्जाम्पल ये 20% है। अब आखिरी केस पे आते हैं ना, इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं 5700 है, लार्ज नंबर विद स्मॉल अमाउंट, लेकिन एक्सेप्शन रेट बहुत ज्यादा है, ये तो नजर आ रहा है। 30% से ऊपर चीज जाती जाएगी, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, पेपर पास खुदा न खास्ता नहीं होगा। नहीं, इनको कह रहा हूं आगे, सुनने से कोई फायदा नहीं होता। जब तक देखें सेंसेस आपके काम नहीं करेंगे ना, तो सुनने का कोई फायदा नहीं है। वो इधर से सुना, इधर से निकल गया। मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने अभी आखिरी बात क्या की है? नहीं, ये बात ही नहीं की। सेंसेस काम नहीं करेंगे, ये बात की है। देखिए, अब आपने ना उसको थीम बता दी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बात क्या हुई है। ये अच्छी बात है। चलें, एटलीस्ट देखें, मैं आपको बताऊं, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लें, फिर जो है ना आपकी जो है ना वो ये जो थकावट वगैरह उतर जाएगी। अगर कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। करें जी, सारे बच्चे करें। इनहेल, इनहेल, नाक से सांस लेना है और लंबा सा सांस लेके रोकना है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। ना हंस रहे हो, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये एक्टिव हो जाओगे, आपके नर्व्स एक्टिव हो जाएंगे फौरी तौर पे। चले सारे, अब जो बच्चा हंसा उसको पेनल्टी है। इनहेल, एक्सेल। एक्सेल स्लो करना है, बिल्कुल स्लो, यानी जिस स्पीड के साथ आपने सांस इन लेना है, इन करना है, उसकी डबल रिड्यूस स्पीड के साथ आपने उसको एक्सेल करना है। तो उससे क्या होगा, जब आप बेसिकली जितना मर्जी आपको कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, आपकी हार्ट बीट काबू में नहीं आ रही, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, आपको पढ़ाई की टेंशन हो रही है, कुछ हो रहा है, आप दिन में ये जब आपको थोड़ा सा पैनिक अटैक हो, आप इस से लंबे गहरे सांस लें, तो उससे क्या होगा कि आपके जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा। अगर किसी को नहीं लगता है कि स्ट्रेस रिलीज नहीं होता, मैं गारंटी के साथ लिख के दूंगा स्ट्रेस रिलीज होगा, लेकिन उसको एक्टिवली परफॉर्म करे ये जो एक्सरसाइजेज है, उसका स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। एनईओजी इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं 5700 कस्टमर्स हैं, 9800 का बैलेंस है, लार्ज नंबर ऑफ आइटम विद स्मॉल बैलेंसेस, बट एक्सेप्शन रेट इज हाई। व्हेन द एक्सेप्शन रेट इज हाई वी कैन नॉट सेंड द नेगेटिव कंफर्मेशन। 20% लोग कंफर्म करते हैं, परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु कंफर्म द बैलेंस लास्ट ईयर। सिर्फ 20% लोग कंफर्म करते हैं, 80% लोग कंफर्म नहीं करते। तो जब कंफर्म नहीं करते तो एक्सेप्शन रेट हाई हो गया ना। क्यों लो हो गया? बेटा मुझे इसी बताओ, 100 क्लास में बच्चे बैठे हैं, 100 में से सिर्फ 20 को समझ आए तो क्या कहेंगे आप?
कि क्लास को समझ आ गया? नहीं आया। तो एक्सेप्शन रेट क्या है? हाई। एक्सेप्शन रेट क्या? ना करे, ना करे। एक्सेप्शन रेट देखें, एक्सेप्शन क्या होता है? अनोमली। आपको कहा नहीं जाता अक्सर बात, तुम तो एक्सेप्शन ही हो। एक्सेप्शन टू द केस, जिसको कोई चीज समझ ही ना आए, आप एक्सेप्शन हो, अनोमली हो। वो क्या होता है? जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, यानी जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब देखें 80% लोग जवाब नहीं देते, तो 80% क्या है? एक्सेप्शंस हैं। ठीक है जी। तो 20% क्या है? वो लोग जो कंफर्मेशन का जवाब देते हैं। अब यहां पे एक्सेप्शन रेट क्या है? हाई। तो यहां पे आप अब्रप्टली कहेंगे कि यहां पे नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेजी जा सकती ड्यू टू द रीजन कि यहां पे रिस्क ज्यादा है। लेकिन यहां पे आपको assumptions लेनी पड़ेंगी कि ये हाई है या लो है, क्योंकि यहां पे देखिए, यहां एक्सेप्शन रेट 10% है, यहां 30% है, यहां पे 17% है। इस केस में assumption लेनी पड़ेगी, इस केस में आप जो है ना लो कंसीडर करेंगे। जी समझ आ गई जी? इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेंगे? मुझे ये बताएं, जो आपने पढ़ा है, जो आपने अंडरस्टैंडिंग लिया, उसमें उसके मुताबिक ये नॉलेज के अंदर से ये चीजें, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको मुश्किल लगी हो? गुड। नहीं यार, ये सीए की है। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 124 है जी, कंकॉर्डिया लिमिटेड है। रिक्वायरमेंट क्या है जी? कमेंट ऑन द सजेशन ऑफ द जॉब इंचार्ज। जॉब इंचार्ज ने कोई सजेशंस दी हैं। अज्यूमिंग दैट द सजेशन बाय द जॉब इंचार्ज इज नॉट कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट, सजेस्ट एन अल्टरनेटिव अप्रोच कीपिंग इन व्यू द लिमिटेशन। सवाल की रिक्वायरमेंट को कितनी दफा पढ़ना होता है? पढ़ें, 3 दफा पढ़ें। पढ़ लीजिए। बातें कम किया करो और बैठ के पढ़ा करो। ये तीनों सहेलियों को मैंने एक इधर बिठा देने, एक इधर और एक उधर। क्या चीज? तुम तो चुवारे हो ना। ठीक है जी। अब इसकी जरा क्वेश्चन की बॉडी पढ़ते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर इन फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इज्जत मिल गई है। किसको इज्जत मिली है? किसको? चुवारों को इज्जत मिल गई है। क्या बना दिया गया है? मैनेजर बना दिए। Following is the extract of email received from the job in charge responsible for our audit of the client Concordia Limited for the year ended 31st March 2018। 2018 का ऑडिट हो रहा है, उसमें कुछ ईमेल किया इंचार्ज ने, उस ईमेल को आप जरा पढ़ें। I am considering to circulate negative confirmation on 1st April 2018 for debtors balances outstanding on 31st March 2018 as firstly। सबसे पहले मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने जा रहा हूं जो मेरे डेटर्स हैं उनके बैलेंसेस के ऊपर। कब भेजूंगा? 1 अप्रैल को मैं भेज दूंगा। द रिपोर्टिंग डेडलाइन ऑफ सीएल आर वेरी स्टैंडर्ड। जो सीएल की रिपोर्टिंग लाइन है, रिपोर्टिंग है, वो बड़ी स्टैंडर्ड है। 10 दिन के अंदर ऑडिट रिपोर्ट देनी है। सेकेंडली, द पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे उसने क्या है? टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। दूसरे नंबर पे उसने क्या है जी? कंप्राइज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। लार्ज नंबर है, स्मॉल बैलेंसेस के साथ है। थर्डली, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हैज बीन असेस्ड एज लो। तीसरे नंबर से क्या है कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है वो लो है। I have also offered by CL CFO that one of their staff would get all the confirmation signed from the debtors and deliver them to the firm office। हम क्लाइंट का बंदा जाएगा, वो कंफर्मेशन पकड़ के साइन कराएगा और आपके पास ले आएगा। This could help us in meeting the reporting deadline। इससे क्या होगा कि हम अपनी रिपोर्टिंग डेडलाइन को मीट कर लेंगे। अब ये 2 सजेशन है यहाँ पे। एक सजेशन है नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने की, दूसरी सजेशन है कि बाय हैंड क्लाइंट के थ्रू कंफर्मेशन को आपको साइन कराने की। जी बताएं जी, ये पहली बात क्या है? नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी जा सकती है? नो सर। 4 कंडीशंस नहीं पूरी होनी। आप बताएं, लो एक्सेप्शन रेट कहीं लिखा हुआ है? और नहीं, ऐसे थोड़ी जूम कर लेंगे। आप दोनों एस्पेक्ट के साथ लिखेंगे। आप उसने क्या कहा कि उसने कहा कि जॉब इंचार्ज इज नॉट कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट। अज्यूमिंग दैट सजेशन बाय द जॉब इंचार्ज इज नॉट कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट। तो फिर क्या करेंगे? अगर आप उसकी कंडीशन को कहें कि गलत सजेशन दे रहा है, अब आप इस पे कमेंट्स करें। ऐसे फौरी तौर पे नहीं कहते। 4 कंडीशन ज़हन में लेके आए। 2 कंडीशन मौजूद हैं, 2 कंडीशन यहां पे मौजूद नहीं है। आप कहेंगे कि आपका एक्सेप्शन रेट हाई होगा या लो होगा।
और ऑडिटर का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है और उसके ऊपर जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अगर ये दोनों भी इन 2 पैरामीटर के साथ मिलती हैं तो शायद फिर भेजी जा सकती है, लेकिन अगर ये दोनों पैरामीटर ना मिलें तो सिर्फ मेयरली 2 पैरामीटर की बेस के ऊपर हम नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेज सकते। मैं आपको कितनी दफा समझा चुका हूं कि जब क्वेश्चन ओपन एंड हो उसको हमेशा ओपन एंड रखा करें, क्लोज एंड ना किया करें। आप फिर वही करते हैं, फौरी तौर पर जज्बाती होते हैं, जज्बाती होकर चीज को फौरी तौर पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमेशा बेटा खुले दिमाग के साथ सोचते हैं, आप हमेशा ओपन सोचते हैं, दोनों एस्पेक्ट को सोचते हैं। ऑडिट में यही एक खूबसूरती है कि आपने ओपन एंड होकर सोचना है, दोनों एस्पेक्ट के हिसाब से सोचना है। दूसरी बात क्या है कि जो कंफर्मेशन बाय हैंड रिसीव की जाएगी थ्रू द क्लाइंट, आप रिलायबिलिटी के पहले बात लिखेंगे कि जो ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है वो सफिशिएंट भी होना चाहिए और एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। जब एप्रोप्रिएटनेस की बात करते हैं तो उसमें रेलिवेंट की बात भी होती है और रिलायबिलिटी की बात भी होती है। तो जब रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जब ऑडिटर को डायरेक्टली रिसीव हो एविडेंस तो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। अब इस केस में जो क्लाइंट का बंदा दरमियान में रिसीव करेगा तो वो हमारे लिए लेस रिलायबल होगा, वो हमारे लिए रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई जी बात की? डेडलाइन स्ट्रिंजेंट है तो उसको ईयर एंड पे भेजा है कंफर्मेशन, ये भी कह सकते हैं कि इसको चाहिए कि ईयर एंड से पहले दे लें ताकि डेडलाइन मीट कर सकें। उसने आपसे पूछा अल्टरनेटिव ऑप्शंस, उसने कहा कीपिंग इन द टाइम लिमिटेशंस जस्ट एन अल्टरनेटिव अप्रोच। हाँ ठीक है, कह सकते हो अल्टरनेटिव अप्रोच कीपिंग इन व्यू द टाइम लिमिटेशन। अब लेकिन हम देखें, मैंने भी जज्बाती हो गया और मैंने भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं पढ़ी। अल्टरनेटिव अप्रोचेस तो हमने बताई नहीं कि अल्टरनेटिवली क्या करेंगे। हम हार्ड क्लोज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हार्ड क्लोज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हार्ड क्लोज। आप ये अल्टरनेटिव अप्रोच में लिखेंगे, मैं जारी में बता रहा हूं, एग्जामिनर की जो डोपामिन हार्मोन्स है ना वो डबल हो जाएंगे। ये सुनेगा कि हार्ड क्लोज का बच्चों को पता है। जानवर आप गारंटी से लिख कर देता हूं, आप जाके ना किसी से पूछें हार्ड क्लोज क्या होता है। आपको किसी एक बच्चे ने बता दिया तो मुझे बताइएगा। आपको सिर्फ वो बच्चा आपको बता सकेगा जिसने किसी बिग 4 के अंदर आर्टिकल्स ऑडिट में कम से कम 2 साल के कर लिए और उसको किसी एमएनसी के ऑडिट करने का एक्सपीरियंस हो, सिर्फ उसको पता होगा हार्ड क्लोज क्या होता है। बाकी इसके अलावा किसी को पता ही नहीं होगा हार्ड क्लोज क्या होता है। आप लिखें अल्टरनेटिव अप्रोच के अंदर, we will conduct the hard close audit. We can conduct the hard close audit by performing the 9-month audit separately and 3 months audit separately. वहां से हम डेडलाइन को मीट कर लेंगे। फिर उसी के अंदर आप लिखेंगे कि क्योंकि ईयर एंड से पहले हमने कंफर्मेशन भेजी है तो वी विल परफॉर्म द रोल ओवर प्रोसीजर और हम उसको दोबारा ईयर एंड के ऊपर लेके आएंगे और उसके दरमियान में जो आइटम्स हैं उसको हम क्या कर लेंगे? टेस्ट कर लेंगे। ये अल्टरनेटिव अप्रोच के अंदर है। और दूसरी हमने अल्टरनेटिव अप्रोच किसकी बतानी है? कंफर्मेशन को रिसीव करने के लिहाज से। तो उसमें हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली आप ईमेल हमें करवा सकते हैं, ईमेल के ऊपर हमें कंफर्मेशन लेके दे सकते हैं। दैट इज द अल्टरनेटिव अप्रोच। जारी बात है, जल्दी चाहिए ना। तो बाय हैंड करवाने से बेहतर क्या है? आजकल आईटी का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो भाई उसको कहीं ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन भेज दे। दिस इज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। और ये जो बात, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है वो हमने इग्नोर कर दी। वो क्या थी? उसने पहले कह दिया कि आपने कंसीडर करें कि जो जॉब इंचार्ज है उसकी अप्रोच गलत है। तो जब उसने गलत कह दी तो फिर मैं उसको दोबारा गलत क्यों साबित कर रहा हूं? है ही गलत। मैंने क्या बताना है? अल्टरनेटिव बताने हैं। टाइम लिमिटेशन को मैनेज करने के अल्टरनेटिव बताने हैं और कंफर्मेशन रिसीव करने के अल्टरनेटिव बताने हैं। हाँ भाई, कौन बच्चा, बस लड़कियां सारी पढ़ी लिखी हैं, ये इनको आती है। हाँ भाई क्या बात हुई, समझ आइए तुम्हें? अल्टरनेटिव अप्रोच क्या होगी इस सिचुएशन के अंदर? ये जो आपने वर्ड क्लोज और उसका रोल अगर को बताया, पहले ऑडिट पढ़ा हुआ तुमने? 30-40 पढ़ा था लेकिन हार्ड क्लोज, चलो फिर भी तुमने इतना बता दीजिए भी ठीक है। हाँ बताओ। जब टाइम कम हो तो हम हार्ड क्लोज की अप्रोच लगाते हैं। हार्ड क्लोज क्या होता है? यानी ईयर एंड से कम, यानी पूरे साल का नहीं, साल से पहले ऑडिट स्टार्ट कर लें और पहले वो ऑडिट लाजमी 9 मंथ, 10 मंथ भी हो सकते हैं, 11 मंथ भी हो सकते हैं, 8 मंथ्स भी हो सकते हैं, 7 मंथ्स भी हो सकते हैं। तो लेस देन 1 ईयर के ऊपर आप प्रोसीजर सेपरेटली लगा ले और जो दरमियान का पीरियड होगा उसके ऊपर प्रोसीजर सेपरेट लगा ले। टाइम कंस्ट्रेंट्स के ऊपर क्या बात हुई है? टाइम जो उसने कहा है कि बाय हैंड जा कंफर्मेशन ले लेते हैं, उसका अल्टरनेटिव क्या होगा? सिर्फ इतना ही दोगे ईमेल? एक्सप्लेन करो ना, यही तो मसला है, एक्सप्लेन करो। अगर बाय हैंड कंफर्मेशन लेने में, बाय हैंड पहले आप बताएंगे बाय हैंड कंफर्मेशन लेना हमारे लिए रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं बनता। कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस एंड द टाइम कंस्ट्रेंट्स, वी कैन रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू आस्क द क्लाइंट
टू सेंड द कंफर्मेशन ओवर द ईमेल्स। और ईमेल का प्रोसीजर फिर आपने लिखना है कि वहाँ पे डिजिटलाइजेशन को चेक कर लेंगे और बाकी चीज़ों का हम वहाँ पे वो देख लेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर हुए हैं, इंक्रिप्शन हुई, यूज़ हुई या नहीं हुई। समझ आ गई जी बात की? कोई इशू यहाँ तक? कोई इशू नहीं है जी? क्लियर है जी? आंसर देखना है इसका। We cannot choose to circulate negative confirmation merely on the fact risk of material statement has been assessed and low, and majority of balance comprises of large number with small balances. Before using the negative confirmation as a substantive procedure, we need to ascertain that exception rate is expected to be low, and there is no apparent reason to suspect the customer would disregard the confirmation request. Furthermore, we cannot consider the offer of CFO because we should remain control over external confirmation requests, which include sending the confirmation by ourselves with instruction for response be sent directly to us. Ideally, confirmation of balance should take place after the reporting period and should be based on the customer account balances as at the reporting period. However, to reduce the time pressure at the final audit stage, the confirmation process can also be based on the balance at the interim date before the end of the financial year. Normally, not more than 3 months before the end of the reporting period. यहाँ पे hard close का आप concept use कर लेंगे. However, while doing so, we should consider the fact that we will need to check the change in debtor balances between the confirmation date and the end of the reporting period. तो ये भी बात है कि आप ईयर से पहले हार्ड क्लोज का जो प्रोसीजर होता है वो, और उसके ऊपर दूसरा उसने अल्टरनेटिव नहीं बताया उसका बाय हैंड कंफर्मेशन का, तो वो आपको पता है कि जो बेसिकली ईमेल्स के ऊपर हम उसको कंफर्मेशन ले लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? तो जो आपकी डायरेक्शन है और जो एग्जामिनर की डायरेक्शन है 100% एक सीमत में ही है, लेकिन मेरे मुताबिक एग्जामिनर ने ये बात ऊपर वाली भी जो है ना गलत की है, उसने खुद पहले ऊपर बता दिया है कि भाई उसका कंसीडर आप गलत कर दें। सवाल के दो हिस्से हैं, उसने पहले का पहले कमेंट कमेंट गुड, सही है जी, एग्जामिनर भी ठीक है। कमेंट ऑन द सजेशन, और उसके बाद है कि अज्यूम करें सजेशन गलत है तो फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर बताएं क्या करेंगे। दो एस्पेक्ट्स हैं जी, ठीक होगा जी, समझ आ गया? कोई मुश्किल तो नहीं है? ये आ गई क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट है ए और बी के अंदर। देखें रिक्वायरमेंट मैंने आपको पहले बात बताई थी कि मैं जब क्वेश्चन यहाँ पे आके करता हूँ तो ये आपके लिए भी नए क्वेश्चन होते हैं और मेरे लिए भी नए क्वेश्चन होते हैं। अब अगर मैं रटाया करके आऊँगा तो शायद ये हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी नहीं होगी, तो ये वाकई मेरे लिए भी नए सवाल होते हैं, चाहे पहले पढ़े भी होंगे ना, लेकिन अभी क्या है नए सवाल आते हैं मेरे लिए, मैंने इनको कोई तैयार करके नहीं आता, ताकि आप लोग सोचेंगे तो मुझे फिर गलत भी आप कहेंगे यहाँ पे आप गलत हैं। जैसा अभी आप लोगों ने मुझे करेक्ट भी किया तो सब बच्चों को समझ आ गई है कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि क्वेश्चन के अंदर कोई एम्बिग्विटी है तो हमारी क्लियर हो जाए। इंडिकेट व्हाट वुड बी द बेसिस फॉर सिलेक्टिंग डेटर्स फॉर कंसिडरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन, कि कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी बेसिस पर पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजनी चाहिए और नेगेटिव कंफर्मेशन भेजनी चाहिए। जी 4 क्राइटेरियाज हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एज टू हाउ यू वुड डील विद अ सिचुएशन वेयर अ डेटर कंफर्मेशन अ बैलेंस which is different from the amount appearing in the confirmation request. For example, आपने confirmation में 100 रुपये भेजे और 80 रुपये डिसएग्री हो गया बैलेंस। अब देखें कॉन्सेप्ट तो वही है, कोई चीज इधर उधर से हिल के नहीं आएगी। आप जितने मर्जी सवालात कर लें, जितने मर्जी आप पास पर कर लें, मैं आपको ये गारंटी देता हूं इंशाल्लाह
मुझे बड़ी उम्मीद अल्लाह ताला के घर से कि आपको पेपर में बैठे हुए ये फीलर नहीं आएगा कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई नहीं है किसी भी टॉपिक के अंदर। आपको उससे ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन होगी, उससे कम इंशाल्लाह नहीं होगी। ये पिछले 5 साल से तो मेरा ये आर्गूमेंट है, और जो मेरी ये ना क्लेम तो नहीं कह सकते, आर्गूमेंट कह सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेंटेन्ड है। अब बाकी है कि बाकी आगे फ्यूचर का पता नहीं होता, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं, तो कुछ चेंज आ जाए तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपको जितना मर्जी आप क्वेश्चन कर लें, चाहे नया से नया सवाल कर लें, चाहे किसी भी अकाउंटिंग बॉडी का कर लें, किसी भी अदारे का कर लें सवाल, आपको सवाल समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं समझ आया तो समझे पढ़ाई में कमी कोताही है। अभी देखें बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ के तैयारी करते हैं। आप अकाउंटिंग में देख लें, अकाउंटिंग बच्चे क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस की बेसिस के ऊपर अपनी तैयारी कर रहे थे। उस क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ था, इसको तैयार कर लेना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये इंपेयरमेंट की ये इंडिकेशन में इस तरह से बात हुई थी, इसको तैयार कर लेना चाहिए। कभी आपने रिवर्स वर्क तो सारे करते हैं, अप वर्क कभी भी नहीं करते कि भाई बेस से चलो ना, ये बेस है। अगर बेस आती है तो क्वेश्चन जितना समझ ही आ जाए, भाई क्वेश्चन के कौन सा मुश्किल है। अजरान साहब ये कहते हैं ना कि बेस समझो, बेस समझ आएगी तो क्वेश्चन खुद हो जाएगा। मेरा भी यही मानना है, क्योंकि जाहिर बात है मैंने अपने उस्तादों से सीखा है कि भाई जब आपको बेस पता है ना, तो फिर क्वेश्चन चाहे जो मर्जी आ जाए, फिर आपको यही पेपर में बैठा हुआ महसूस नहीं चला होगा कि भाई हमें क्वेश्चन आता नहीं है। Briefly explain as how you would deal with the situation where confirmation balance is different from the amount appearing in the confirmation request, balance not agreed, balance agree नहीं करता। ये दोनों बातें अगर ऊपर से क्वेश्चन ना भी पढ़े तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर बात है सिनेरियो के साथ हमने चीजों को लिंक करना है, तो हम क्वेश्चन के ऊपर से जरा रिक्वायरमेंट को भी देख लेते हैं। You are currently in the planning phase of the audit of the Mineral Water Limited MWL for the year ended 30th June 2012। ये ईयर एंड बड़ा जरूरी देखना होता है, क्योंकि सम टाइम ईयर एंड की कंपनी का कुछ और होता है और कंफर्मेशन भेजने की डेट कुछ और होती है, जो मैंने आपको बताया था ईयर एंड से पहले ईयर एंड के बाद वाली। तो उस केस में फिर प्रॉब्लम क्या आती है, उस केस में प्रॉब्लम ये आती है कि आपको रोल ओवर प्रोसीजर की बात करनी होती है। तो अब वो बेसिकली 30 जून अगर ईयर एंड है तो मैंने कंफर्मेशन 30 जून पे भेजी है, तो फिर रोल ओवर का इशू नहीं है। अगर कंपनी का ईयर एंड 30 जून है और हमने कंफर्मेशन 1 महीना पहले 2 महीना पहले भेज दी है, तो फिर रोल ओवर वाली बात आएगी। कस्टमर के सेगमेंटेशन सुपर मार्केट्स हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं और 5 स्टार होटल्स हैं। नंबर ऑफ कस्टमर सुपर मार्केट में 12 हैं, होलसेल में 65 हैं, रिटेल्स में 553 हैं और 5 स्टार होटल के अंदर 7 है। 12 कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, 20 मिलियन। 20 मिलियन की एजिंग उसने बता दिया आपको कि 10 दिन के जो पुराने बैलेंस हैं वो 81250 है, 10 से 20 दिन इतने हैं, 21 से 30 दिन इतने हैं। एजिंग है ना, डेटर्स की एजिंग है कि ये जो 20 मिलियन है इसका ब्रेकअप क्या है। 10 दिन पुराने बैलेंसेस 8125 हैं, 10 से 20 दिन के पुराने 5 मिलियन है, 21 से 30 दिन के बैलेंस 6396 हैं, 31 से 90 के 311 है और ग्रेटर देन 90 के 129 है। इन सारों को अगर जमा करेंगे आप तो इसके बराबर बैलेंस आएगा। अब इसमें एजिंग वैसे ना इररिलेवेंट है इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अंदर, एजिंग इररिलेवेंट है, लेकिन क्योंकि उसने एजिंग बता दी है तो वो शायद कंफ्यूज करने के लिए बताई होगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इस केस में अब पॉजिटिव भेजनी चाहिए, नेगेटिव भेजनी चाहिए, पॉजिटिव भेजनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्मॉल नंबर विद हाई अमाउंट्स हैं, पहला कंडीशन यहां पे आउट हो जाती है। तो जब पहले कंडीशन आउट होगी तो बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब इस केस में आपको सारे और 12 के 12 कस्टमर को कंफर्मेशन भेज दें, क्योंकि ये मेजर रिपोर्ट आपका पार्ट का बनते हैं जो तकरीबन 40% के करीब बनती है। होलसेलर में 65 है, 14 मिलियन का बैलेंस है। अगेन इसमें फिर आगे से एजिंग बता दिया है, यहाँ पे भी मेरे मुताबिक तो पॉजिटिव ही बनती है, क्योंकि 65 नंबर कम है और अमाउंट ज्यादा है, यानी कि 65 कस्टमर तकरीबन आपका 25 से 30% को कवर करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव कंफर्मेशन आपको भेजनी चाहिए। रिटेलर के केस में आप नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं, कीपिंग इन व्यू वो 4 कंडीशन आपकी मीट करे। 5 स्टार होटल्स के अंदर 7 कस्टमर हैं और 7.6 मिलियन का बैलेंस है, यहाँ पे भी पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजनी चाहिए, नेगेटिव कंफर्मेशन आपको नहीं भेजनी चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट क्या था जिसका, अगर कंफर्मेशन आए और कंफर्मेशन का जवाब ठीक नहीं आया तो उस केस में फिर आप वो बता देंगे कि वी विल आस्क द मैनेजमेंट टू इंक्वायर द रीजन, उसकी रीजन क्या है, उस रीजन के ऊपर हम रिकंसिलेशंस लेंगे, रिकंसिलेशन के अंदर कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस होंगे, उसको हम चेक करेंगे और कुछ एरर्स और फ्रॉड हो सकते हैं उसके ऊपर हम प्रोसीजर लगाएंगे और उस तरीके से हम अपने इस एरिया को क्लोज कर लेंगे। तो ये चाहे पेपर में 10 नंबर का है पेपर, आप 10 से 15 नंबर का आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। होलसेलर में जो पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजनी है ये सबको भेजेंगे? नहीं, लाजमी नहीं है। तो जो सैंपल पे लेंगे वो आप मुझे बता सकते हैं कि जो 90 डेज से ज्यादा वाले हैं उनको जरा। नहीं, देखो वो तो इसी होलसेलर में, हाँ ये कह सकते हो कि आप जो 90 डेज ज्यादा पुराने वहां पे प्रोविजन का रिस्क है। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल सही है। अब आ जाए जरा इसका आंसर देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर कितना है जी?
एम उसने डेटर की पहले लिस्टिंग को 4 से डिवाइड कर दिया, उसने ऑलरेडी कर दिया। पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव सर्कुलेशन इन द सिलेक्शन में बी एज फॉलोज, ऑल 12 सुपरमार्केट एज वेल एज 7 5-star होटल विल बी purposely selected, 59% of the debtor balances will be covered in this manner. Wholesalers and retailer will be stratified further according to the value and days outstanding. A sample will be made from the above mentioned subpopulation with greater focus on the high value and long outstanding populations. Same बात है, debtor with nil and credit balance as well as overdue balance also be selected. मेरा ख्याल है ये इसने इसमें जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो ठीक तरीके से फॉलो नहीं की। ये तो उसने वो उसकी सेगमेंटेशन पे बात शुरू कर दी। उसने लिखा होता कि पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की थी, उसने सिलेक्शन की बात नहीं की थी कि आप इसको स्ट्रैटिफाई किस तरह से कर सकते हैं। क्राइटेरिया नहीं लिखा था, उसने कहा था कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव कब किस तरह से भेजेंगे, तो हमने वो उसके ऊपर बात करनी थी। अलग इशू नहीं है, आप उसके मुताबिक करें जो आपको अपना नॉलेज है। सिलेक्टिंग सिचुएशन वे डेटर कंफर्मेशन अब कंफर्मिंग अ बैलेंस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अपेयरिंग इन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, a response that indicates a difference between the information requested to be confirmed and information provided by the confirming party is termed as exception. The exception may be on account of timing difference or misstatements. Already हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। In case of timing difference, the debtor will need to reconcile the amount confirmed by the confirming party and the amount of sent for confirmation. इसके ऊपर हमने पूरा प्रोसीजर देखा हुआ है कि हम बैलेंस एज पर confirmation, बैलेंस एज पर जो आपका आता है वो फिर जो दरमियान में डिफरेंस जाते हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं। If the amount cannot be reconciled, the debtor should evaluate whether it is indicative of fraud or deficiency in the entity internal control over the financial reporting. In case, the debtor will consider whether it need to revise his risk assessment and audit procedures. तो ये रिस्क असेसमेंट के रिवीजन की बात जो उसको मैंने की थी वो सारी यहाँ पे इसने कर दी। तो अगेन ये सारी बातें वही हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, बल्कि उसने बहुत कम लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। देखे ना, बेसिस फॉर सिलेक्टिंग डेटर्स फॉर सर्कुलेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिक्वेस्ट। नहीं, देखो बात क्या है, बेसिस क्या होंगी, बेसिस तो यही है ना कि यहाँ पे 4 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं या नहीं होते। क्योंकि हम देखें, हम पॉपुलेशन को पढ़ रहे हैं। अगर बिलफर्ज हमने कहा कि होलसेलर सुपरमार्केट, हमने उसमें ये कमेंट किए हैं क्योंकि सुपरमार्केट में नंबर ऑफ कस्टमर 12 हैं और उसके अगेंस्ट एक बड़ा मेजर बैलेंस है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजनी चाहिए। ये बेसिस ही नहीं है, ये कोई और क्या है, बेसिस तो है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि होलसेलर के केस में भी हमें यही करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी नंबर कम है और तकरीबन 25% को रिप्रेजेंट करता है। रिटेलर के केस में हमने कहा कि यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है, यहाँ पे हम अगर वो बाकी कंडीशन मीट होती है तो हम उसको कर सकते हैं। बाकी सब डिवीजन इसकी बेस के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल के ऊपर आप लोगों को ये समझ आती होगी। ये तो आपने पहली दफा देखी एजिंग भी, एजिंग पहले आप लोगों ने देखी भी नहीं हो शायद, देखिए एनी ठीक है जी, जो आपने पढ़ा है ना वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। आज और क्वेश्चन करने हैं अभी? एक सवाल कर लेते मेरा ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 99 है जी, निकाल इंशाल्लाह इसको खत्म करना टॉपिक हमने जी, कल कर लेंगे। चलो ठीक, कल इसको, लेकिन कल जो टॉपिक खत्म करना है, कल प्रैक्टिस जो होगी ना आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद इसके टॉपिक की प्रैक्टिस हमें दोबारा नहीं करनी। क्वेश्चन आप जितने मर्जी करते जाएं, वो एक ही तरह के क्वेश्चन होंगे बार बार, कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, बाकी कोई मसला नहीं है। ले जी, किसी का कोई सवाल, कोई चीज ना समझ आई हो जी? लाजमी नहीं है, 10 मंथ्स हो सकते हैं, 11 मंथ्स हो सकते हैं। जब क्लाइंट के पास डाटा रेडी हो आप उसको चले जाए, लेकिन 9 मंथ से पहले नहीं हो सकता, यानी मिनिमम 3 मैक्सिमम 3 मंथ्स होते हैं, 3 मंथ से ज्यादा आप आगे नहीं जा सकते। देन मैक्सिमम जो ईयर एंड और हार्ड क्लोज का गैप है 3 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता, यानी ये 7 महीने 8 महीने नहीं हो सकते, 9 मंथ एंड अबव हो सकते हैं जी, इंशाल्लाह होगी। सैटरडे को क्यों नहीं होनी चाहिए? ट्रिप जा रहा है आप लोगों का? मैं साइकिल पे आ जाऊंगा, साइकिल रख लूंगा गाड़ी के ऊपर। हाँ, 2 सीटें लगवा लेंगे। नहीं वो देख लेते, उसको मुझे नहीं पता अभी वो मैनेजमेंट की क्या है। अच्छा, क्लासें बंद होंगी? ठीक है जी, क्लासें बंद होंगी तो आओ, क्लासें बंद हो जाएंगी।
जो एमएनसीज होती है इनका इंटरनल ऑडिट होता है, हाँ तो हमें जरूरत पड़ती है कि फाइनल ऑडिट पे वो दोबारा से वो सारा ऑडिट करें जो पहले हमने। ये लाते डिस्कस में से कर लेना। ले जी, एनी अदर क्वेश्चन जी? नो क्वेश्चन जी, बातें ना करें। ले जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।